पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जंतर मंतर पर इंसाफ की मांग को लेकर धरना दे रहे खिलाड़ियों के समर्थन में आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे, जहां पर सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो भी जारी किया और इस दौरान जमकर बरसे हैं। सुनाएंगे वो बयान। किसकी बहन? नमस्कार साथियों, मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह। जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी देश की पहलवान, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, पूरी दुनिया में तिरंगे को ऊंचा किया, आज बारिश होने के बाद अगर जंतर मंतर पर कीचड़ है तो पुलिस कह रही है कि आप कीचड़ में सोइए। हमारे घरों की बहन बेटियां बीच सड़क पर कीचड़ में कैसे सो सकती हैं? किसकी बहन बेटियां कीचड़ में सो सकती हैं? अगर ऐसे में वो गद्दे लाना चाह रही हैं या एक फोल्डिंग बेड लगाना चाह रही हैं, तो केंद्र सरकार को इतनी परेशानी है, इतनी नफरत है आज पहलवानों से। आरोप ये भी है कि दिल्ली पुलिस के एक जवान नशे में धुत थे। वीडियो में देखने में लग रहा है कि उन्होंने नशा किया हुआ है। उन्होंने पहलवानों के ऊपर हमला किया, महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी की और बाद में दिल्ली पुलिस अपने अधिकारी को बचाने के लिए, ताकि उनके सिपाही की मेडिकल ना हो जाए, पूरे मामले पे लिपापोती कर रही है। पहलवानों को, देश के लिए मेडल जीतने वालों को धमका रही है। तो वहीं विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और पुलिस के बीच कथित तौर पर हाथापाई होने की घटना को शर्मनाक करार दिया। इस दौरान आपको बता दें कि पहलवान विजेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया है, सुनाएंगे। खिलाड़ी होने के नाते मैं आपसे नमस्कार साथियों, मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट। और जिस तरह का व्यवहार हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पर हो रहा है, बहुत शर्मनाक है। और एक खिलाड़ी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपना ओलंपिक मेडल वापस दे देंगे। तो हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ी कहते शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैं एमपी में चुनाव से पहले नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसमें पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनाएंगे। प्रदेश में जवानों की, आज का नौजवान का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, कोई पूजा पाठ करने से नहीं होने वाला। ये तो तब होगा जब निवेश आएगा, जब निवेश अपने प्रदेश में आएगा। निवेश तो तब आता है जो प्रदेश पर विश्वास करता है, जिसको सामान, अपना सामान केरल और तमिलनाडु में बेचना है, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है, क्योंकि प्रदेश पर विश्वास नहीं करता। आज हमारे जो सामाजिक मूल्यों का अपना देश है, हमारे आध्यात्मिक शक्ति का देश है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाने वाले सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा के प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल हाल ही में सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा को राजकोट के अतिरिक्त जिला जज के तौर पर प्रमोशन दिया गया था। इसके अलावा गुजरात सरकार के कानून विभाग की तरफ से 68 जजों का तबादला और पदोन्नति की गई थी। अब जज हरीश वर्मा समेत सभी 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच इस पर 8 मई को सुनवाई करेगी। दरअसल 65% कोटा नियम के आधार पर
इन 68 जजों को पदोन्नति दी गई है। गाजियाबाद के लूनी में बसपा प्रत्याशी मेहरीन अली को राष्ट्रीय लोकदल नेता चौधरी आबिद अली ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन दिया। तो वहीं प्रेस वार्ता के समय बसपा प्रत्याशी के पति असद अली और राष्ट्रीय लोकदल नेता चौधरी आबिद अली भावुक नजर आए। आबिद अली ने बताया कि हमारे साथ लोकदल ने धोखा दिया था। हमने हमेशा यहां के नेताओं को समर्थन देकर जिताने का काम किया है, लेकिन अब हम सभी मिलकर लोनी से बसपा प्रत्याशी मेहरीन अली, जिनके पति असद अली हैं, उन्हें जिताने का काम करेंगे। चेयरमैन हमारे जाकिर चेयरमैन आबिद अली पूर्व चेयरमैन साहब जीत कर दिखा देंगे, आपसे वादा है कि लोग समझ चुके हैं कौन कहाँ बिक रहा, कौन कहाँ से चल रहा है। लोग बदनाम कर रहे हैं असद अली मुखिया को, लोगों ने बदनाम करा हाजी आकिल को, हाजी साइद को। आज हम आपको दिखा देंगे 13 तारीख को इंशाल्लाह कैसे जीतेंगे। लोनी नगर पालिका में बसपा का दिक्कत ये होगी, जो सरकार आ रही है, अखिलेश सरकार आ रही है, अखिलेश ये कर दे बीजेपी को हरा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हटा सकती है, और नहीं किसी के कोई मांग नहीं। क्यों आपसे ज़्यादा मुस्लिम समाज ने वोट कभी नहीं, 2022 में जो मुस्लिम समाज ने वोट दिया एक तरफा हो गया, उसके बाद भी 110 या 11 सीट आ पाई है। अभी प्रेम नगर, अभी डाबर तालाब, अभी जो है शोक विहार, अभी पूजा कॉलोनी, खुशहाल पार्क, तो इनका यही टारगेट है कि इन्हें जो है वोट को बंटवा दो। तरह तरह के जो है कैंडिडेट पे आरोप लगा रहे हैं। 3 साजिशों को नाकाम करने के लिए मैंने अपने साथियों से रात ही सलाह की। अगर इसमें 1-2 दिन का टाइम होता तो यहाँ पैर रखने को जगह नहीं होती। ये 2 घंटे 8 बजे फोन किया, 4 बजे मैं आपके पास था। तैमूर लंग स्थापित नहीं होने देंगे, स्थापित नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ तैमूर लंग नहीं है, यहाँ सारा समाज को लेके चलेंगे। मैं कहता हूँ ललित शर्मा से जरा होश के बयान दीजिए। ये कौम, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज सभी वोट करते हैं एक दूसरे पार्टी को, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 90%, कहीं 30%। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अपना होश हवास से बात करें, हिंदू मुसलमान की बात ना करें, नहीं तो सबसे पहले मुकदमा ललित शर्मा पे और विधायक नंद गुर्जर पे मैं कराऊंगा, ध्यान रख ले। रायबरेली में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही वैन चलते चलते अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। तो वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। हालांकि इस घटना के बाद आपको बताते चले कि 2 मासूम बच्चों सहित 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं ने समय रहते वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि पूरी घटना मिल एरिया थाना इलाके के कल्लू का पुरवा की है। मैं मैजिक से नहाने के लिए गया था गाड़ी से, वापसी में जो है नीचे से आग लगने लगी गाड़ी में आग लगने के बाद पूरी आग गाड़ी में आग लगने के बाद हम लोग उतर आए नीचे। हम लोग गए थे गंगा स्नान करने जलमऊ, वहाँ से वापसी में आ रहे थे तो रायबरेली में अचानक गाड़ी में धुआं उठा। तो हम लोगों ने जब धुआं देखा तो गाड़ी से बाहर निकले। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद में रायबरेली से खबर है, बताते चले कि अनियंत्रित तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। रायबरेली में युवक को दबंगों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो वहीं बंधक बनाकर पीटे जाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। बता दें कि यह पूरा मामला महाराजगंज थाना इलाके का है। दरअसल कुछ नहीं सर, हम गए, उन्होंने कहा कि तुम हमारी बातें सुनने हैं, तुमको कुछ ने पैसा दिया है, फुलैया अंगूरी नाम लेके। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं बेटा,
बस उन्होंने गर्दन पकड़ के हमको बैठा दिया और गर्दन दबाने और बेल्ट और डंडे से मारने लगे। कौन थे वो लोग, किसने मारा? बम्बई उर्फ जगदीश वर्मा, उनकी लड़की थी। पुलिस वालों को आपने बताया? नहीं, 100 नंबर की नींद मिलाया था तो हमको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवा दिए थे। बस ये सर कल बैठे हुए थे, शाम को हम लोग 9 बजे तक बैठे हुए थे वहाँ पे, तो घर पे ये खाना वाना खा रहे थे या बना रहे थे, हमको नहीं पता। ये अलग रहते कमरे में बाहर, और फिर उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। तो सुबह हमको मालूम हुआ विनोद को मारा है गली में। तो हम गली के अंकल वो मतलब क्या बोलते हैं, मेरे चाचा आए, इनके घर पे दरवाजा खटखटाया। किसके? बम्बई के घर पे जी। उनके घर पे दरवाजा खटखटाया, वो निकले घर से बाहर। उसके बाद उन्होंने उसके बाद वो उनके मतलब बम्बई वो मारने लगे, उनकी बिटिया मारने लगी। दोनों लोग, एक लोग बेल्ट से मार रहे और एक लोग बांस के डंडे से मार रहे हैं। आपके चाचा बम्बई के घर क्यों गए थे? वो गए थे इसलिए क्योंकि तो उनके वो बुलाए थे, इसलिए गए थे। बुलाए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर बवाल लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर सीएम आवास के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रही। आज बीजेपी ने इसे लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल का मकान सद्दाम हुसैन, किम जोंग के मकान की तरह है। आप भी सुने। आप सभी ने कई बार यह शब्द सुना होगा कि सफलता के द्वार खुल रहे हैं, आंखों के द्वार खुल रहे हैं, परंतु आज हम आपके सामने कुछ सेकंड की एक वीडियो दिखाएंगे जो ये दिखाएगा कि आंखों के द्वार खुलने के साथ साथ निर्लज्जता के द्वार किस प्रकार से खुल रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनका वैभवपूर्ण प्रासाद, लग्जरियस महल, जिसके विषय में कई बार उनके नेता उसके बचाव में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से तुलना करने का प्रयास करते थे, परंतु अब मुझे लग रहा है जिस प्रकार के नए दृश्य और तथ्य सामने आए हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इससे पूर्व ऐसा लगता था कि उनका आवास भारत के कतिपय भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नेताओं के वैभवशाली मकानों के समकक्ष है, परंतु अब मुझे लगता है, याद है उन्होंने 2 बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं, पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। ये किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने यह जो बताया और उससे पूर्व का उनका वक्तव्य, अब मैं उनका एक और स्टेटमेंट आपको शब्दशः पुनर्स्मरण कराए दे रहा हूं, रिमाइंड के दे रहा हूं। यह 27 अक्टूबर 2013 को उनका किया गया ट्वीट है। कोट, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगा है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। आगे गौर फरमाइएगा, मेरा तो कलेजा कांप उठता है
यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है, अनकोट। शायद ऐसे ही लोगों के लिए वह पंक्ति लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। और आपने देखा कि मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा कि यहां पर विषय सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ उनका असली चेहरा दिखाने का नहीं है, विषय सिर्फ कटाक्ष का नहीं है, विषय उस दर्द का भी है, उस धोखे का भी है जो दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकांपा की कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी दी। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि कुछ दिनों पहले शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा की एक कमेटी गठित कर नए अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी हमें दी थी। इस कमेटी में मेरा नाम पहला था। जब शरद पवार ने इस्तीफे की घोषणा की थी तब हम सभी उस कार्यक्रम में थे। इसके बाद से ही उन्हें इस्तीफा वापस लेने की बात कही जा रही थी। हमने उनसे कहा है कि आज पार्टी ही नहीं राज्य और देश की राजनीति को भी उनकी जरूरत है। ये हम यूनानिमसली सर्वानुमति, ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है, और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिनको आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालना चाहिए। बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे, बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना सहित बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान रेल मंत्री ने 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन के शीघ्र निर्माण के लिए सहमति दी, जिसमें दोनों ओर से रेल लाइन का निर्माण आरंभ किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिसका डीपीआर जुलाई 2023 तक करने का आश्वासन दिया है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय ओम माथुर जी के मार्गदर्शन में हमारे बस्तर का डेलीगेशन माननीय संतोष पांडे जी के नेतृत्व में सम्मानीय हमारे प्रदेश महामंत्री केदार जी, सम्मानीय सुधीर भाई, सम्मानीय सैलू भदौरिया सहित हम लोग आज रेलवे मिनिस्टर से मिलने के लिए रेल भवन गए थे। और रेल भवन गए तो सम्मानीय रेल मंत्री जी ने जो उत्साह और प्रेम वातावरण के साथ हम लोग के
जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन की मांग है, उस मांग का जुलाई तक डीपीआर बनाने का निर्णय, डीपीआर के बाद दोनों तरफ से काम कराने का आश्वासन ये हमको दिया। रेलवे मंत्री माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई और वर्षों से जो लंबित थी उस मांग को उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने हमारे बस्तर के जगदलपुर से रावघाट की जो कहते हैं रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए जो डीपीआर बनाने की बात थी, उस डीपीआर बनाने को उन्होंने जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द दोनों ओर से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। आज बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने मुरिया विद्रोह के जननायक झाड़ा सिरहा के 147वें दिवस पर बतौर अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर केशलूर चौक पर विधिवत पूजा अर्चना कर झाड़ा सिरहा की मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर दीपक बैज ने कहा कि विद्रोह में बस्तर की आदिम संस्कृति की रक्षा, जल जंगल जमीन की सुरक्षा, सामाजिक रीति नीतियों के संरक्षण और अंग्रेजों से मिले सामंतवादियों के द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में सभी आदिवासियों ने झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में आवाज उठाई थी। अपनी कुशल संगठन क्षमता और रणनीति के साथ पूरे दमखम से लड़ते हुए अंग्रेजी फौज के हाथों झाड़ा सिरहा 1876 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी ये वीर गति को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जगदलपुर को छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेख चंद जैन ने नगर निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जगदलपुर को संवारने की जो परिकल्पना की है उसे साकार किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर की रियासत कालीन तालाब दलपत सागर का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा बस्तर के द्वारा तेंदुपत्ता खरीदी केंद्रों में जन चौपाल लगाकर भूपेश बघेल सरकार के द्वारा पूर्व में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर हितग्राही के साथ शोषण किया जा रहा है। पूर्व में भाजपा सरकार के द्वारा 15 दिनों तक इसे खरीदा जाता था। बोनस, जीवन बीमा, स्टाइपन, चरण पादुका, साड़ी जैसे अनेक महत्वपूर्ण योजना चलाई जाती थी। वन प्रबंधकों को तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने की घोषणा, मुंशियों को 12,000 मानदेय देने जन घोषणा पत्र में बाधित किया जाता था। पिछले भाजपा सरकार के द्वारा, रमन सिंह के सरकार के द्वारा 15 दिवस तेंदुपत्ता खरीदी किया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा 2-3 दिन में ही खरीदी करके बंद कर दिया जा रहा है, जिससे हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कई तेंदुपत्ता संग्राहकों का पत्ता, तोड़ा हुआ पत्ता को खाद के गड्ढे में फेंकना पड़ा। पिछले सरकार के द्वारा बोनस भी दिया जाता था, वो बोनस भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। सभी हितग्राहियों से पूछने से पता चल रहा है कि बोनस भी नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को जीवन बीमा जो मिलता था, क्योंकि तेंदुपत्ता संग्रहण करना बहुत ही कठिन काम है। जंगल पहाड़ में सांप बिच्छू से खतरा रहता है, जंगली जानवरों से भी खतरा रहता है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा जीवन बीमा जैसे महत्वपूर्ण योजना को बंद कर दिया गया है। साथ में चरण पादुका योजना भी लागू था, साड़ी, चप्पल ये भी उनको वितरित किया जाता था। फिर तेंदुपत्ता संग्रहक परिवार के बच्चों को स्टाइपन के रूप में स्टाइपन भी दिया जाता था, वो भी बंद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।